वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 24 करने वाले हैं। तो अपनी नोटबुक फटाफट निकालो, हम साथ के साथ इसका सोल्यूशन करेंगे। और आज की आपकी जो इंग्लिश की वर्कशीट है वो भी अपलोड हो गई है, तो फटाफट जाके जल्दी से इंग्लिश की भी आपकी वर्कशीट जो आई है उसे कंप्लीट करके ग्रुप में जल्दी से सेंड करें। और ये 21 तारीख की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 24। और आप में इसमें जो हम सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक इतिहास की है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो ये वर्कशीट क्लास 7 के लिए रहने वाली है। और विद्यार्थी यहाँ पर अपना नाम लिखोगे, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे। इसमें बच्चों हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य के बारे में जो हम पहले पढ़ चुके हैं उससे आगे का आज हम कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें दिया है, निम्नलिखित संकेतों के आधार पर मुगल बादशाह की पहचान कीजिए। 13 वर्षों की आयु में बादशाह बना। सुलह कुल की जो स्थापना की थी बैरम खां मेरे संरक्षक थे। तो आपको एक यहाँ पे जैसे पहेली होती है, पहेली टाइप का आपको दिया हुआ कुछ संकेत दिए हैं, तो आपको पहचानना कि कौन है। तो देखो बच्चों, जो 13 साल की आयु में बादशाह बना था वो थे अकबर। अकबर ये 13 साल की आयु में बादशाह बन गए थे। इन्होंने सुलह कुल की जो है उसकी स्थापना की थी। और जब ये 13 साल के थे तो इनकी एज काफ़ी उस टाइम पे 13 साल पे कम होती है। आपको खुद पता है, आप खुद 13 साल के 12-13 साल के खुद आप बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं। तो ये इनकी एज काफ़ी कम होने की वजह से बैरम खां जो थे इनके संरक्षक बने थे, यानी कि इनकी रक्षा किसके कौन करते थे, बैरम खां करते थे। ओके, आगे हम देखते हैं। आप अवश्य ही मुगल बादशाह अकबर की बात कर रहे हैं। आइए अब हम बादशाह अकबर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा, हम बादशाह अकबर की बात करने वाले हैं। ये देखो, ये उनकी यहाँ पे उनका ये चित्र दिया हुआ है। तो आइए हम देखते हैं अकबर के प्रमुख सैन्य अभियान देखने हमें। तो काफ़ी इन्होंने अच्छे खासे सैन्य अभियान किए थे, इन्होंने काफ़ी जीत भी हासिल की थी। तो आइए बच्चों हम इसको पढ़ते हैं। 1556 से 1570 के समय अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसके बाद यानी कि जब ये 13 साल की आयु पूरी करके, मतलब जब ये काफ़ी अच्छी खासी एज में आ गए तो इनसे स्वतंत्र हो गए थे ये। उसने सूरी और अन्य अफगानों निकटवर्ती राज्यों मालवा, गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्शा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। अब इन्होंने क्या है, जो भी आसपास के उस टाइम पे थे इनको टक्कर देने वाले, तो इन्होंने सबसे पहले इनके खिलाफ जो सैन्य अभियान चलाए थे, जैसे शेरशाह सूरी हो गए, अफ़गान हो गए थे, और जो भी इनके सौतेले भाई जिन्होंने जो भी उस टाइम पे इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की थी, जो इनके आसपास के थे, सबसे पहले इन्होंने उनके खिलाफ सैन्य अभियान चलाए। फिर उसके बाद 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा किया था। रणथंभौर का जो किला है बच्चों, यहाँ पे कब्जा किया था। तो देखो किस तरीके से अब ये अपने सेना का जो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। अब देखो 1570 से और 1570 और 1585 के समय गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए, यानी कि अब इनको गुजरात को जीतना था, गुजरात को अपने साम्राज्य में शामिल करना था, गुजरात पे अपना आधिपत्य जमाना था। तो इस तरीके से इन्होंने गुजरात के जो है विरुद्ध सैनिक अभियान चलाए। मिर्जा हाकिम, इसके बाद क्या होता है बच्चों, 1585 से 1605 के समय में अकबर का साम्राज्य का और विस्तार हो गया, यानी कि उत्तर पश्चिम में भी अभियान चलाए गए थे। तो देखो किस तरीके से इन्होंने इतने ज़्यादा धीरे धीरे करके कब्जा करते चले गए हैं। उसके बाद सफ़ाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया था और कश्मीर को भी जोड़ लिया। तो ये देखो किस तरीके से अकबर धीरे धीरे करके अपना सैन्य अभियान चलाते जा रहे हैं और अपने आसपास का जो क्षेत्र है उन्हें अपने कब्जे में ये लेते चले गए। उसके बाद है मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन के अभियानों की शुरुआत हुई। अब क्या है, इन्होंने जैसे अगर बच्चों हम अपने भारत का मानचित्र देखेंगे कुछ इस तरीके से, तो ये इस तरीके से, इससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, इन्होंने सारा कब्जा कर लिया, कश्मीर को भी अपने इसमें शामिल कर लिया था। इसके बाद अब चलेंगे ये नीचे, यानी कि दक्कन, ये दक्कन ट्रैप है, नीचे वाला जो आपका हिस्सा है भारत का दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। अब ये इस पे अभियान करने चले गए, क्योंकि इन्होंने गुजरात और इधर आपका राजस्थान का चित्तौड़ रणथंभौर का एक किला यहाँ पे, और इधर कश्मीर, इधर ये क्या है कब्जा कर चुके हैं। अब इनका सीधे यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे जाके कब्जा करना। तो आइए देखते हैं यहाँ पे ये किस तरीके से किसको किसको यहाँ पे ने अपने कब्जे में लिया था। दक्कन के अभियानों की शुरुआत हुई। इन्होंने बरार को शामिल किया। खाना देश, अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी राज्य में अपने मिला लिया था। तो देखो अकबर एक काफ़ी अच्छे जो
इस बादशाह थे जिन्होंने काफ़ी अच्छे से युद्ध सैन्य अभियान किए और धीरे धीरे करके भारत के काफ़ी सारे राज्यों को अपने साम्राज्य में ये मिलाते गए। ये अपने प्रशासनिक नीति, धार्मिक नीति के लिए जाने जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन सी इनकी प्रशासनिक जो नीतियाँ थीं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अकबर की प्रशासनिक नीति। अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा से अकबर के प्रशासनिक संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। साम्राज्य कई सूबों में बटा हुआ था। इनका जो साम्राज्य था कई सारे सूबों में बटा था। सूबों के प्रशासक सूबेदार यानी कि जो सूबों के प्रशासक होते थे, जो वहाँ पे सब कुछ देखते थे, वो सूबेदार कहलाते थे, जो राजनैतिक सैनिक दोनों प्रकार की जिम्मेदारी निभाते थे। राजनैतिक प्रकार की जो भी पॉलिटिकल इश्यूज होते थे वो, और सैनिक दोनों प्रकार की जिम्मेदारी निभाते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था जो दीवान कहलाता था। जो वित्तीय अधिकारी यानी कि जो फाइनेंशियल जो भी चीज़ देख रहा है, पैसे से रिलेटेड जो भी चीज़ वहाँ पे देख रहा है, वो दीवान कहलाता था। प्रशासन में सहायक अन्य अधिकारी भी थे, जैसे बख्शी थे। बख्शी सैनिक वेतन अधिकारी थे जो सैनिक को वेतन देते थे। सदर यानी कि धार्मिक एवं धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री था, यानी कि धार्मिक स्तर पे जो भी कार्य होते थे उनके मंत्री थे ये। उसके बाद कोतवाल नगर का पुलिस। ये कोतवाल जो थे ये फौजदार कौन था, सेना नायक था, और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी आदि ये था। इसके बाद धार्मिक नीति में देखेंगे, अकबर ने सुलह कुल की नीति का आरंभ प्रतिपादन किया था। सहिष्णुता यानी कि सहनशील की धारणा अपने अनुयायियों, यानी कि इन्होंने सहनशील की धारणा अपनाई थी। जो इनके मानने वाले थे, इनके मध्य ये कोई भेदभाव नहीं करते थे ये। और अकबर ने सुलह कुल की जो नीति थी उसका प्रारंभ किसने किया था, अकबर ने किया था। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका केंद्र बिंदु नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो हर जगह लागू थी, सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पे बल था। तो इसकी धार्मिक नीति काफ़ी अच्छी थी। ये लोगों में भेदभाव ना करके एक साथ उनको रखता था। तो आपके लिए बच्चों एक एक्टिविटी इसमें आई है। आप अपने टीचर की सहायता से या अपने फैमिली की सहायता से या फ़ोन पे गूगल करके आप सहायता से अकबरनामा और उसके जिल्द में दिए गए विषयों में जानकारी आपको कलेक्ट करनी है। तो गूगल पे आप सर्च मारोगे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो हमें जो इसमें क्वेश्चन करना है, अकबर की धार्मिक नीति की विशेषता बताइए। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन करना है, थोड़ा अलग क्वेश्चन आया है ये, और अकबर की प्रशासनिक नीति की विशेषताएं बताइए। तो फटाफट बच्चे आप नोटबुक निकाल लो, तो हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसको हम करेंगे। तो आप नोटबुक निकाल लो ब्लैक और ब्लू पेन के साथ। तो आपकी इसमें बच्चों इंग्लिश की भी वर्कशीट अपलोड है और उसे आप जाके जरूर देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। एक लाइक करके जरूर जाना और कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वर्कशीट कैसी लगती है। तो आइए हम करते हैं इसके प्रश्न और उत्तर। तो यार बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अकबर की धार्मिक नीति की विशेषताएं बताइए। तो आप जल्दी से इसे नोट करोगे अपनी कॉपी में। फटाफट क्वेश्चन आप उतारो जल्दी से। इसके बार हम देखते हैं। अकबर ने सुलह कुल की नीति का आरंभ किया था। हम इसकी धार्मिक नीति की बात कर रहे हैं। सहिष्णुता यानी कि सहनशीलता की धारणा अपने अनुयायियों के मध्य भेदभाव नहीं करती थी। यानी कि ये जो इनके अनुयायी कौन होते हैं, जो इनको मानते थे, तो इनके मध्य कोई भेदभाव नहीं होता था। और इसका केवल सच्चाई, न्याय और शांति पे बल था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट किया है, तो सब बच्चे से नोट करेंगे। इसके बाद चलेंगे हम आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो आइए बच्चों हम करते हैं आपका उत्तर नंबर 3। तो इसे नोट करेंगे सब बच्चे जल्दी से। इसी तरीके से आपको नोट करना बच्चे। आप इसे चाहो तो 1 2 3 ऐसे करके पॉइंट में लिख सकते हो। मैंने पॉइंट में नहीं लिखा है, आपसे पॉइंट में लिख लोगे तो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। ये आपका उत्तर नंबर 1 है। उत्तर 1 करके प्रश्न 1 करके आप इसे लिखोगे। आपका प्रश्न 1 है यहाँ, ये आपका उत्तर है। ओके। तो आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। इसके बाद आप क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन उतार लो बच्चों आप। ये रहा आपका क्वेश्चन, अकबर के प्रशासन की विशेषताएं लिखी है। तो जल्दी से आप लिखोगे इसे, फटाफट आप लिखेंगे अकबर के प्रशासन की विशेषताएं। तो आइए हम करते हैं। ये देखो आपका इसका आंसर आपका पॉइंट नंबर 1 है यहाँ पे। साम्राज्य कई सूबों में बटा हुआ था। ये आपका है बच्चों सूबे, यहाँ पे आएगा सूबे। सूबे के प्रशासक जो सूबेदार कहलाते थे। सैनिक दोनों प्रकार की जिम्मेदारियां निभाते थे। जो राजनैतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार की जिम्मेदारियां निभाते थे। ओके। तो ये आपका पॉइंट नंबर 1। तो इसे फटाफट नोट करोगे। आपका ये है फर्स्ट क्वेश्चन, इसके 3 पॉइंट है और ये सेकंड है, इसका 1 पॉइंट है।
ओके। इसके बाद सेकंड आपका पॉइंट है, प्रत्येक प्रांत का एक वित्तीय अधिकारी होता था जो क्या कहलाता था, दीवान कहलाता था। वित्तीय अधिकारी बच्चों दीवान कहलाता है, जो पैसों का लेखा जोखा सब देखता है कि कितना किस तरीके का खर्च हो रहा है, किसको कितना देना है, ये सब चीज़ें इनके अंडर में आता था। प्रशासन में सहायक अन्य अधिकारी भी थे, जैसे बख्शी, ये देखो। उसके बाद है, ये हमने कर चुके हैं। इसके बाद है, प्रशासन में सहायक अन्य अधिकारी भी थे, जैसे बख्शी, सैनिक वेतनाथ अधिकारी होता था ये। यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो जाएगा आपका, ये यहाँ बच्चों मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया है तो ये ब्रैकेट आप यहाँ बंद हो जाएगा। इसके बाद है सदर, धार्मिक एवं, सदर क्या थे, धार्मिक एवं धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री था, मंत्री। और फौजदार सेनानायक को कहते थे, कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी आदि। तो बच्चों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और लाइक जरूर करना वीडियो को, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारी वर्कशीट कैसी लगी है। आपकी इंग्लिश की वर्कशीट भी इस चैनल पे अपलोड कर दी गई है, तो आप ज़रूर चैनल पे विजिट करके इंग्लिश की वर्कशीट भी करेंगे ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ा रहे। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है, जिससे कि हम आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियोज़ अपलोड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।